नमस्कार दोस्तों। एम के एडुटेक चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 30 मई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के जो वीडियो में हमारे जो मुख्य टॉपिक होंगे कि भारत की जो प्रजनन दर है 1.9 हो गई है। उसके प्रभाव के बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। उसके साथ में NFHS 6 सर्वे के क्या प्रमुख जो निष्कर्ष हैं उसके विषय में, भारत में जो जीडीपी है बेस ईयर में जो है उसका जो बदलाव किया गया है, थोड़ी चर्चा उसके बारे में। उसके अलावा डीप टेक और जल सुरक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले भारत की जो कुल प्रजनन दर है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जिसे TFR हम कहते हैं, घटकर 1.9% हो गई है। तो TFR होता क्या है? ये एक औसत संख्या है जितने बच्चे एक महिला अपने प्रजनन काल में जो जन्म देती है उसकी। और तो जनसंख्या को अगर स्थिर बनाए रखने के लिए TFR का स्तर जो है 2.1 होना चाहिए, जिसे कि हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। तो जो कुछ इसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 1985 में जो भारत की TFR थी वो 4.3 थी, जो अब घटकर जो है 1.9 हो गई है। इसमें दिल्ली में सबसे कम है TFR जो कि 1.2 दर्ज की गई है। इसके अलावा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी जो TFR है वो 2.1 से ज्यादा है। जो मेन जो रीजन है इसके कारण, क्या क्या कारण है? एक तो जो देरी से जो लोग विवाह करते हैं उसकी वजह से ये कम हुई है। करियर को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं शहरीकरण के वजह से। परिवार नियोजन के जो साधन है उसकी उपलब्धता के कारण और बच्चियों की मृत्यु दर में जो कमी आ गई है। साथ में शिक्षा और जो महिला सशक्तिकरण है, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इस दर में गिरावट हुई है। तो इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं? इससे मुख्य प्रभाव, एक तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीमी गति से होगी। वृद्ध जनसंख्या जो है इसका अनुपात इसमें बढ़ेगा और भविष्य में जो है श्रम शक्ति की जो है इससे कमी आ सकती है। अ, सामाजिक सुरक्षा और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो परीक्षा की दिशा में इसमें किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है? इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी रेट है कितनी मानी जाती है? तो उसका उत्तर होगा 2.1। अगला हम टॉपिक करते हैं कवर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी हाल ही में NFHS 6 जारी किया है। ये सर्वे 2023-24 में लगभग 6.79 लाख परिवारों पर आधारित है, जिसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की अगर बात करें तो 95.9% जो गर्भवती महिलाओं को ANC सेवाएं मिली हैं। संस्थागत प्रसव भी जो है बढ़कर 90.6% हो गए हैं। तो इसके अलावा टीकाकरण की बात करें तो बच्चों का जो पूर्ण टीकाकरण है 83.8% से जो है बढ़कर 87.1% हो गया हुआ है। पोषण की दृष्टि से बच्चों में जो स्टंटिंग है 35.5% से घटकर 29.3% हो गई है। और सीवर वेस्टिंग में भी इसमें कमी आई है। तो ये महिलाओं का इससे और इसके अलावा महिलाओं का भी इसमें सशक्तिकरण हुआ है। इंटरनेट का उपयोग जिसमें 33% से बढ़कर 64% हो गया और बैंक खाते रखने वाली महिलाओं की संख्या भी 89% पहुंच गई है। तो ये एक सकारात्मक संदेश है कि भारत में स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। इसके अलावा मोटापा और डायबिटीज में जो है अभी वृद्धि हो रही है। तो इसी सर्वे में NFHS 6 ने एक चिंता भी जताई है कि भारत में मोटापा और डायबिटीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मोटापे की बात करें तो महिलाओं में मोटापा 24% से बढ़कर 30.7% हो गया और पुरुषों में मोटापा 22.9% से बढ़कर 27.3% हो गया है। इसके अलावा मोटापे के साथ साथ में आपको पता है कई प्रकार की बीमारियां भी साथ आती हैं, जिसमें डायबिटीज हो गया। पुरुषों में उच्च जो हाई लेवल है शुगर का वो बढ़ गया 15.6% से बढ़कर ये 20.9%। और महिलाओं में 13.5% से बढ़कर 17.8% हो गया। तो इससे चिंता क्यों है? चिंता है कि इससे हृदय रोग बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का खर्चा बढ़ेगा, कार्य क्षमता भी घटेगी और युवाओं का जो स्वास्थ्य इससे प्रभावित होगा।
तो सरकार भी इन चीजों को रोकने के लिए कई पहल शुरू की चुकी है, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, आपका पोषण अभियान है, ईट राइट इंडिया और आयुष स्वास्थ्य योजना, ये सब शुरू कर चुकी है। क्या करना चाहिए हमें मोटापे कम करने के लिए? आप जानते ही हैं, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, समय समय के ऊपर स्वास्थ्य की जांच कराएं और जंक फूड जो है उससे बचाव करें। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, भारत का जो जीडीपी बेस ईयर है इसको रिवाइज किया गया हुआ, रिवीजन की गई है। ये पहले 2011-12 से बदलकर अब 22-23 कर दिया गया है। तो बेस ईयर होता क्या है? ये वर्ष वही होता है जिसके आधार पर आर्थिक आंकड़ों की जो तुलना की जाती है। बदलाव क्यों किया गया है? तो इसका मेजर मेजर जो रीजन है वो है अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को दिखाने के लिए और जो नई तकनीक और डेटा का उपयोग करने के लिए। इससे जीडीपी गणना को अधिक सटीकता से भी किया जा सकेगा। प्रमुख बदलाव है इसमें एएसयूएससी डेटा का उपयोग और पीएलएफएस डेटा का भी उपयोग होगा। डबल डिफ्लेशन मेथड इसमें अपनाया गया है। परिणाम है कि 2023-24 की जीडीपी ग्रोथ रेट पहले 9.2% आंकी गई थी, अब ये 7.2% है। 24-25 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो पहले 6.5% थी और अब जो है ये 7.1% आई है। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जीडीपी जारी कौन करता है, तो इसको याद रख लें, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी एनएसओ। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डीप टेक इनोवेशन। डीप टेक इनोवेशन और भारत की विकास यात्रा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत इनोवेट्स डीप टेक समिट में भारत की वैश्विक नवाचार केंद्र बताया है। इसमें डीप टेक होता क्या है? एक अत्याधुनिक तकनीकें हैं जो कि भविष्य में बड़े बदलाव ला सकती हैं, जैसे कि एआई हो गया, आपका क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स होगी, आपकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी होगी या स्पेस टेक्नोलॉजी होगी। तो भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत और रोजगार सृजन, साथ साथ में जो राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और उच्च मूल्य वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके अलावा इसमें चुनौतियां क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्च भारत करता है, जिससे भी ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और साथ में निजी क्षेत्र में भी इसमें कम भागीदारी है। ब्रेन ड्रेन आप एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि मेनली तो आईटी सेक्टर में हमारे सब भारत में ये काफी दिक्कत है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के ऊपर आज भी भारत जो है आयात के ऊपर निर्भर है। तो सरकार ने इस डीप टेक इनोवेशन की तरफ में जो पहले की हुई, इसमें नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लेके आई हुई है। इसके अलावा नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और अटल इनोवेशन मिशन, ऐसे और इस तरह के कई कार्यक्रम भारत सरकार लागू कर चुकी है। अगला टॉपिक हम देखेंगे, इसमें वाटर बजटिंग और ग्रामीण जल सुरक्षा की बात करेंगे, जिसमें भारत में बढ़ते हुए जल संकट को देखते हुए जो वाटर बजटिंग को है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी गई हुई है। किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल को और उसकी जो मांग का जो वैज्ञानिक आकलन करना है, अर्थात कितना पानी उपलब्ध है और कितना उपयोग हो रहा है, ये इसको हम कहते हैं वाटर बजटिंग। भारत में इसकी जरूरत क्यों है? तो विश्व की 17.5% आबादी जो है वो भारत की आबादी है, भारत में ही रहती है और कृषि क्षेत्रीय जो है ग्रामीण जल का 80 से 90% उपयोग करता है। तो ये वाटर बजटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रमुख प्रमुख योजनाएं हैं जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नेशनल वाटर मिशन और पीएम कृषि सिंचाई योजना, नमामि गंगे, अमृत मिशन। वाटर बजटिंग के मामले में चुनौतियां क्या है? इसमें भूजल का दोहन बहुत ज्यादा हो गया है, जल प्रदूषण हो गया, जल का विवाद और जलवायु परिवर्तन प्रमुख चुनौतियों में आता है। इसके अलावा आगे क्या रास्ता हो सकता है इस वाटर बजटिंग के लिए कि ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर वाटर बजटिंग की जाए, माइक्रो इरिगेशन की जाए, जल संरक्षण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए और भूजल पुनर्भरण करने की ज्यादा इसमें जरूरत है। इसके अलावा संक्षेप में कुछ समाचारों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आईएनएस सुदर्शनी की बात करें, भारतीय नौसेना का ये प्रशिक्षण पोत है। इसने नौकायन 26 अभियान के तहत ऐतिहासिक ट्रांस अटलांटिक यात्रा जो है पूरी की है। इसके अलावा व्हाइट वैलिड हेरॉन की बात करेंगे हम। ये अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 हाइडल प्रोजेक्ट के कारण इस अत्यंत संकटग्रस्त जो ये पक्षी है इसके आवास पर खतरा उत्पन्न हुआ है।
तो इसको IUCN ने भी स्टेटस दिया हुआ है क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस पक्षी को। इसके अलावा एल्बिनो हॉग डियर जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये एल्बिनो हॉग डियर देखा गया है। ये अल्बिनिज्म नामक अनुवांशिक परिवर्तन के कारण सफेद रंग का होता है। बावेशिया इन्फेक्शन, गुजरात में एशियाई शेरों के शावकों की मृत्यु जिसे बावेशिया संक्रमण के कारण हुई है। ये टिक्स के माध्यम, जो टिक्स होते हैं उनके माध्यम से फैलने वाला एक परजीवी रोग है। सो दोस्तों, आज के वीडियो से हम यही निष्कर्ष है कि भारत का सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय संक्रमण के दौर में है। स्वास्थ्य, नवाचार और जल प्रबंधन में संतुलित नीति इसमें आवश्यक है, और SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में निरंतर प्रगति भी हमारी जारी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 30 मई 2026 के सभी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगला करंट अफेयर्स किस रूप में चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।